All right, I want you guys to go on page number 424. 424 के ऊपर we have a table problems with hemodialysis. हम देख सकते हैं. इसकी हम मेन प्रॉब्लम्स को ना आप नेम याद कर लें इसका, ठीक है, और इसको हम थोड़ा इसको पूरा टेबल देख लेते हैं. बट एक्सक्यूज मी, माय वॉइस जस्ट कीप्स ऑन अनोइंग मी. हम इसको फिर एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स हमारे पास हीमोडायलिसिस में क्या इशू आ रहे हैं? हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म एंड डायलाइजर हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है. एंड देन दिस इज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, दिस इज व्हाइल द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, सो द पेशेंट इज प्लग्ड टू द डायलाइजर और ये सारे मसले होना शुरू हो सकते हैं. उसके अलावा बिटवीन ट्रीटमेंट्स मतलब जब वो अब डायलाइजर से हट गया, वो घूम फिर रहा है, तो पल्मोनरी एडीमा हो सकता है या फिर सिस्टेमिक सेप्सिस हो सकता है, राइट. अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं. हाइपरटेंशन में क्या होता है? देयर इज अ सडन ड्रॉप इन बीपी एंड देयर आर लेग क्रैम्प्स एंड समटाइम्स चेस्ट पेन एंड इवन इस तरह हो सकता है कि पेशेंट डायलाइजर से लगा हुआ है और वो रेस्टलेस हो रहा है और वो अपनी लेग्स को बहुत ज्यादा हिला रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रैम्प्स, ताकि उसको मूवमेंट से आराम आ जाए. फिर कॉज में है फ्लूइड रिमूवल. हम इसका कॉज क्या है? फ्लूइड जो हम रिमूव कर रहे थे उसकी वजह से वॉल्यूम जो है बॉडी का वो कम हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हीमोडायलिसिस में हम सडनली बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है रिमूव कर लेते हैं एज कम्पेयर टू पेरिटोनियल, जिसमें हम आराम आराम से कर रहे होते हैं, ठीक है. तो इसमें बहुत जल्दी होता है फ्लूइड शिफ्ट, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है. इसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? फौरन हमने सेलाइन इन्फ्यूजन देनी है, ठीक है, और क्विनीन हम दे सकते हैं टू हेल्प द क्रैम्प. बस सेलाइन इन्फ्यूजन आप याद रख लें. फिर कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं. इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होगी? हाइपोटेंशन हो सकती है, समटाइम्स देयर मे बी चेस्ट पेन. कार्डियक एरिथमियाज क्यों है? पोटेशियम और एसिड बेस्ड शिफ्ट्स की वजह से, ठीक है. नॉर्मली क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. एंड हाइपरकैलेमिया जो इंट्रैक्टेबल हाइपरकैलेमिया एंड इंट्रैक्टेबल जो इनट्रीटेबल अनट्रीटेबल सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, दे आर इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस, राइट. तो अब कॉज भी कार्डियक अरिथमियास का यही है कि एकदम जो है बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही थी. वी नो दैट हाइपो एंड हाइपरकैलेमिया दे बोथ कॉज अरिथमियास, और इस सब की वजह से कार्डियक अरिथमियास हो सकता है. ट्रीटमेंट क्या है? हम चेक करेंगे उसका पोटेशियम और उसके एबीजीज चेक करेंगे, एंड अगर जरूरत पड़ी तो हमने डायलिसिस को स्टॉप कर देना है, ठीक है. फिर हेमरेज हो सकता है. क्लिनिकल फीचर में बस हाइपोटेंशन होगी बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस एंड दिस मे बी ओवर्ट और अकल्ट. कॉज क्या है? हम एंटीकोएगुलेशन की वजह से या वीनस नीडल डिस्कनेक्शन. ओके, वन थिंग दैट आई डिडंट टेल यू अबाउट डायलिसिस इज दैट जब हम पेशेंट को डायलिसिस पे डालते हैं तो हम उनको एंटीकोएगुलेंट की ट्रीटमेंट देते हैं. ऑब्वियसली हम उनके इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं उनके ब्लड की, तो वी नीड टू गिव देम एंटी कोएगुलेंट्स, राइट. तो उसकी वजह से जो है हेमरेज हो सकता है. उसके अलावा वीनस नीडल डिस्कनेक्शन की वजह से हो सकता है कि वो करते करते नीडल ही हिल गई तो फिर वहां से ब्लड जो है निकलना शुरू हो गया. ट्रीटमेंट है स्टॉप द डायलिसिस एंड कंसिडर हेपरिन फ्री ट्रीटमेंट. देन एयर एम्बोलिज्म हो सकता है. एयर एम्बोलिज्म में देयर विल बी सर्कुलेटरी कोलैप्स या कार्डियक अरेस्ट, और ये इसका कॉज है डिस्कनेक्टेड या फॉल्टी लाइंस, मतलब कोई इक्विपमेंट का मैल फंक्शन हो गया है. इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप फौरन स्टॉप कर देंगे डायलिसिस को. फिर डायलाइजर हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है. इसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा अगेन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन टू द डायलिसिस मेम्ब्रेन या स्टेरिलिजेंट. और इसमें आप स्टॉप करेंगे डायलिसिस एंड यू गोइंग टू चेंज टू अ डिफरेंट आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है. यू गोइंग चेंज टू अ डिफरेंट मेथड, यू गोइंग स्टॉप दिस हीमोडायलिसिस. ये आगे हमारे पास ये 5 चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं हीमोडायलिसिस, यू कैन से लाइक साइड इफेक्ट्स ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है. तो हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमियाज, हेमोरेज, एयर एम्बोलिज्म एंड डायलाइजर हाइपरसेंसिटिविटी. फिर बिटवीन ट्रीटमेंट्स हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, इसमें ब्रेथलेसनेस आएगी हमारे पास. कॉज अगेन फ्लूइड ओवरलोड है क्योंकि सडन फ्लूइड शिफ्ट था, और ट्रीटमेंट इसकी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस डायलिसिस, ठीक है. फिर बिटवीन ट्रीटमेंट्स एक और चीज भी हो सकती है, सिस्टेमिक सेप्सिस हो सकता है आपके पास. इसके अंदर वी नो द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिस्टेमिक सेप्सिस, रिड्यूस बीपी, राइगर्स, फीवर, वो सब. कॉज इसमें होता है जो इसमें हमने जो कैथीटर डाला होता है, फिस्टुला बनाया होता है, उसके थ्रू जो है इन्फेक्शन हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं.
तो ट्रीटमेंट में आप उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्लड कल्चर्स लेंगे, मतलब ब्लड कल्चर्स के हिसाब से एंटीबायोटिक्स देंगे इनिशियली। तो ऑब्वियसली यू गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये सब इसकी हीमोडायलिसिस के मिसाइल आ गए हमारे पास। अब हमारे पास हम जाएंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के इश्यूज के ऊपर, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस के इश्यूज आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। इनके नेम्स कर लेते हैं। पेरिटोनाइटिस, ठीक है, कैथीटर एग्जिट साइट इन्फेक्शन, ultrafiltration failure, peritoneal membrane failure, and then sclerosing peritonitis। और अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बाय द वे ये पेज 425 के ऊपर है, जो इसके ऊपर टॉप पे हमारे पास टेबल बना हुआ है। पेरिटोनाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि जो फ्लूइड है जो ड्रेन हो रहा है वो क्लाउडी होगा, एंड देन देयर विल बी एब्डोमिनल पेन एंड सिस्टेमिक सेप्सिस। ये हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन एब्डोमिनल पेन अक्सर होता है पेरिटोनाइटिस में। कॉज है एंट्री ऑफ स्किन कंटामिनेंट्स, ठीक है। हम ऑब्वियसली हम खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में है हम पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड का कल्चर लेंगे, इंट्रापेरिटोनियल एंटीबायोटिक्स देंगे, एंड समटाइम्स हम कैथीटर रिमूव कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। देन वी हैव द कैथीटर एग्जिट साइट इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें है कि एरिथीमा एंड पस होगा अराउंड द एग्जिट साइट और स्किन ऑर्गेनिजम्स अगेन, एंड इसकी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स एंड समटाइम्स सर्जिकल ड्रेनेज करनी पड़ेगी। जब बहुत ज़्यादा पस जमा हो जाती है ना, उसकी हमने सर्जिकल ड्रेनेज करनी है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेलियर में क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। द कॉज इज एक्सक्यूज मी, all right, sorry for that interruption. We were at ultrafiltration failure. So we've looked at peritonitis and catheters exit site infection. ठीक है. Now we're looking at ultrafiltration failure. इसके clinical features में fluid overload आएगा. Cause है damage to peritoneal membrane. ठीक है. इसकी वजह से will be rapid transport of glucose and the loss of an osmotic gradient. उसकी वजह से fluid overload हो जाएगा. तो treatment क्या करेंगे हम? Replace करेंगे replacement of glucose with synthetic poorly absorbed polymers for the exchanges. ठीक है. Icodextrin दे सकते हैं. तो ये rapidly इस तरह move नहीं होगा across the membrane. फिर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फेलियर आ जाएगा. इसमें ये कि जो क्लियरेंस ऑफ यूरिया हमने ऑलरेडी देखा था कि ये कोई इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, और इसमें ये कि इनएडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ यूरिया जब होगी तो उसकी वजह से यूरिया के जो सिंड्रोम के हैं सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे. कॉज क्या है, स्कारिंग हो जाएगी या डैमेज होगा टू द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. इसकी वजह से हमारी यूरिया जो है प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाएगी. तो ट्रीटमेंट क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज इन द एक्सचेंज वॉल्यूम्स, और हमने ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब हम कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करेंगे. वो है जो चलते फिरते दिन में अब से 30 मिनट्स के लिए 30-60 मिनट्स के लिए लगा लिया. हम उसको शिफ्ट कर देंगे वो वाले पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हम रात को लगा के 8-10 घंटे सो जाते थे, उसको कहते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस. ठीक है, या हम स्विच करेंगे टू हीमोडायलिसिस. लास्ट प्रॉब्लम वी हैव इज द स्क्लेरोजिंग पेरिटोनाइटिस, और इसमें आपको इंटरमिटेंट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है, malnutrition मिलेगा. इसका कॉज अननोन है और ये काफी सालों बाद जो है वो बस हो जाता है. ट्रीटमेंट है वी विल स्विच टू हीमोडायलिसिस, और इवेंचुअली वी माइट नीड, मतलब बिकॉज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो सर्जरी एंड टैमोक्सिफेन मे बी यूज्ड. ठीक है, बस इसकी आप मेन जो है नेम्स याद रखने: पेरिटोनाइटिस, कैथीटर एग्जिट साइट इन्फेक्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन फेलियर, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फेलियर एंड स्क्लेरोजिंग पेरिटोनाइटिस. ठीक है, तो ये हमारे पास 5 इसकी प्रॉब्लम्स इसकी आ गई. और फिर हीमोडायलिसिस की प्रॉब्लम्स क्या थी? हीमोडायलिसिस की प्रॉब्लम्स थी हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, हेमरेज, एयर एम्बोलिज्म, डायलाइजर हाइपरसेंसिटिविटी, एंड देन बिटवीन ट्रीटमेंट्स पल्मोनरी एडिमा एंड सेप्सिस हो सकता है. ठीक है,
अच्छा, ये हमारा एंड हो गया रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का. एट द एंड वी डू रीनल ट्रांसप्लांटेशन. इसका मेरे पास ना कोई मार्क नहीं बना हुआ. कैन एनीबडी टेल मी कि रीनल एलोग्राफ्ट डिसफंक्शन की अगर कॉमन कॉजेस करनी है, बिकॉज आई रेड ओवर देम. तो डू यू गाइस वांट टू गो ओवर दैट या फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चले जाएं? या नो, ओके, we'll just move to our questions then. ये स्क्रीन नजर आ रही है इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है. 45-year-old diabetic. अच्छा ठीक है. 45-year-old diabetic, type 1 diabetic patient, type 1 notice करें, ठीक है, is being prepared for renal transplant. He has end stage renal disease diagnosed 3 months back. His donor is out of the country and the patient is becoming progressively short of breath and edematous. Examination reveals BP 150/90, pallor +2, edema +2. फिर चेस्ट में पोर एयर एंट्री है, HB9 है उसका, ब्लड यूरिया जो है उसका 80 है, सीरम क्रिएटिनिन 9 है. फिर हमारे पास पोटेशियम 6.5 हो गया है, और BSR हमारे पास 240 है, और सीरम कैल्शियम 7. अच्छा, गिव 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस व्हाइल ही इज अवेटिंग ट्रांसप्लांट. तो अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके आंसर्स को हटाया नहीं है. I don't know if I can somehow hide them, but let's see. If I make this box big, हाँ ये देखो ना, सही है. अच्छा, now I want you to see how they have given you this case. इसमें आप नोटिस करें, इसके पास सीरम पोटेशियम 6.5 हाइपरकैलेमिया जा रहा है, ठीक है, और he is being prepared for renal transplant, so you can assume he is already on the medical treatment, conservative treatment पे वो है. तो अब उसका सीरम पोटेशियम भी ज्यादा चला गया है, मतलब ये इंट्रैक्टेबल हो गया, उसको पल्मोनरी एडीमा भी हो रहा है, ये भी इंडिकेशन है डायलिसिस की, ठीक है, और उसके यूरिया क्रिएटिनिन भी ऐसे हुए हैं. तो यू कैन सी दीज इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस. इन्होंने शुक्र इंडिकेशंस नहीं पूछे, बस लिखा है 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस. तो हमारे पास जो 2 डायलिसिस की काइंड्स है ना, एक हीमोडायलिसिस है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है. सिंपली वो आप इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लिखते हैं, ठीक है. हीमोडायलिसिस कर सकते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं. हाउ वुड यू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल? अच्छा, हाउ वुड यू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल, ये थोड़ा डायबिटीज का वाला चैप्टर का टाई इन है. Let me just open my past paper book as well, just to see कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है. हाँ जी, can anybody टाइप contribute? 1 तो इंसुलिन से ही ठीक होती है. हाँ, टाइप 1 से इंसुलिन से ठीक होती है, राइट. तो that's why I said notice the type 1. Do we have to give a dose and stuff to type 1 में? Sorry? इधर कुछ डोज वगैरह कुछ लिखनी है, तो सिर्फ इंसुलिन लिख देनी है? I think इंसुलिन लिख देनी है. इंसुलिन की डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सीखड़ी के पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. तो ये मैं ना इंक्रीज ये द इसका डोज. ढूंढ रही हूँ, पता नहीं ये किस पेज से मैंने लिया है. क्वेश्चन नंबर 27 है ना. मैं देख रही हूँ पास पेपर बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जैसे ऐड की होती है ना इन्फॉर्मेशन, तो वो हम देख लें. समटाइम्स these questions ये गायब हो जाते हैं. वैसे क्वेश्चन में इसके ब्लड शुगर लेवल्स दिए हुए नहीं है. दिए हुए 240 दिया हुआ है. दिए रैंडम. अच्छा, ये है 240 के. वाह, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है बाय इंसुलिन. जबरदस्त. इन्होंने तो ये लिखा हुआ है बाय इंसुलिन यहाँ पे. इंटरेस्टिंग. तो इंसुलिन देंगे इसको. यू जस्ट हैव टू नोटिस कि ही इज अ टाइप 1 डायबिटिक, राइट. एक्सप्लेन द लो कैल्शियम इन दिस पेशेंट. इसका आप बेसिक्स आंसर दें, मतलब ज्यादा डिटेल उसकी ना जाए मैकेनिज्म में. बेसिक किडनी से विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म ही नहीं बन रही, तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. और दूसरा, वैसे ही कैल्शियम फॉस्फेट के साथ बाइंड हुआ जा रहा है, तो वो भी डेफिशिएंसी करा देगा. बिल्कुल ठीक, राइट. जबरदस्त.
फिर अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हाउ वुड यू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इन एन इमरजेंसी इन दिस पेशेंट? IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि 6.5 पे तो उसको रिथमिया के सिम्टम भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड देन जस्ट बिकॉज हमने वो रिजोनियम वाला पढ़ा था, एट दैट एज वेल, ठीक है। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे स्टेबलाइज करने के लिए कार्डियक मेम्ब्रेन को, और फिर साथ में हम वो रिजोनियम दे देंगे, ठीक है, कैल्शियम रिजोनियम, तो वो जल्दी से जो है उसको पोटेशियम को बाइंड कर लेगा, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इंसुलिन एंड 50% डेक्सट्रोज फॉर हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट। उन्हें ऊपर नहीं लिखना, लेकिन नीचे लिखना है IV कैल्शियम इमरजेंसी में ग्लूकोनेट। मैनेज कर रहे हैं ना, तो एक्यूट हाँ, तो मैनेजमेंट कुंबल इंसुलिन, सही कह रही है, वही टेबल लिख इंसुलिन देंगे वो विद, सारा जो है अब वो टेबल पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमने पूरा, ओमिट क्योंकि कर ये दिया है, इमरजेंसी सिर्फ मैनेजमेंट इंसुलिन है। वन वर्ड किया, तो ये नीचे टू मार्क्स का हो गया, एटलीस्ट वी विल हैव टू राइट द होल टेबल। या ठीक है, क्योंकि ये पूरा इमरजेंसी टेबल आ मैनेजमेंट जाएगा है। इधर। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, फिर वो ग्लूकोज प्लस इंसुलिन आ रहा था, और फिर साथ में इसमें वो obviously- फिरोजिमाइड और सेलाइन था। हाँ, लेकिन ना पता इसमें बेहतर है कि हम वो करें, रिजोनियम दें, क्योंकि ही इज वेटिंग फॉर हिज, अच्छा डायलिसिस भी तो दे रहे हैं ना उसको साथ, तो हम कहेंगे डायलिसिस लगा दे उससे फौरन, इट्स एन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन, डायलिसिस तो उन्होंने ऊपर करा लिया है, वो तो ऊपर वो तो खुद करा रहे, वो तो दे ऑलरेडी एग्रीड टू दैट। अब तो सिर्फ हाइपरकैलेमिया ट्रीट करना है। हाँ, इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी है ना। इमरजेंसी में अगर पेशेंट आएगा तो उसकी हीमोडायलिसिस तो नहीं कर सकते ना उस टाइम पे, तो उसे कोई ड्रग्स वगैरह ही देंगे, ठीक है। फ्लूइड्स लगाएंगे या ड्रग्स देंगे। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनफैक्ट मैं ना इसको इस तरह रखती हूँ ताकि वी डोंट सी द आंसर्स। 45-year-old diabetic presented with history of chronic kidney disease for past 5 years, which was progressively worsening. He has anorexia, vomiting, weight loss. GFR is only 5. Enumerate 4 expected physical signs in this patient. List the biochemical tests which you will order, and what are the general indications of dialysis. अब ये आ गया हमारे पास बहुत लंबा आंसर करने वाला क्वेश्चन। 4 expected physical signs बताएं। इतने GFR पे तो उससे यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होगा, एनकैप होगा, सीजर्स होंगे, ड्राउजीनेस एडीमा होगी, उसका और पता साथ नहीं में कहाँ पहुंचा होगा। हाँ, हाँ एसओबी होगा उसको हाँ। बिकॉज ऑफ एनीमिया, फटीग होगी, और जीआईटी के सिम्टम भी होंगे, वो इसमें दिए हुए तो हैं बट स्टिल वी कैन राइट। ठीक है ना, तो और प्लूराइटिस भी होगा। या प्रूराइटिस, पेलर, अच्छा क्लिनिकल उसमें आप लिख लें कि उसको बहुत ज्यादा पेलर है बिकॉज ऑफ एनीमिया, फिर प्रूराइटिस है, फिर उसकी क्या कहते हैं, वो से पेरिकार्डाइटिस के साइन बोल सकते हैं, क्योंकि 5 ml पे यूरेमिया भी होना स्टार्ट हो जाता है, इतना मतलब इतना इतने कम जीएफआर पे। जब कम है तो। फिर आप एंसेफेलोपैथी की तो भी कोई सिम्टम्स लिख सकते हैं, यूरिमिक एंसेफेलोपैथी भी होना शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये इन्होंने फिजिकल साइंस तो नहीं है, ये तो आफ्टर। तो पेरिकार्डाइटिस के फिजिकल साइन बताओगी ना तुम, के फ्रिक्शनल पेरिकार्डियल रब मिलेगा तुम्हें, हाँ, इस तरह दिस ये बात हो रही है। पता है हम इसको ना वैसे मेन जनरल सिस्टम की बात कर रहे थे। इसके अंदर पेज 416 में जो बंदा बना हुआ ना, इसमें जैसे ये कुछ इसके मेंशन किया हुआ, येलो कम्प्लेक्शन, पेलर, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, फिर ब्राउन लाइन ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द नेल्स हो जाती है, ब्रूजिंग इजीली हो जाती है, ठीक है। ये अगेन ये यूरिमिक जो वो प्लेटलेट डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, रेस्टलेस लेग्स जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे 4, इसमें से आप 4 एक्सपेक्टेड फिजिकल साइंस लिख दें। इन्होंने आई थिंक फेशियल पफिनेस वगैरह लिखा है, डस्की फेस, फेशियल पफिनेस, टिकिपनिया, पीरियल एडिमा, पेलर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। लिस्ट बायोकेमिकल टेस्ट व्हिच यू विल ऑर्डर फॉर दिस पेशेंट। हाँ जी, लिस्ट करें। क्रिएटिनिन, हाँ जी, क्रिएटिनिन होगा, यूरिया होगा, उसके अलावा सीपी की वो क्रेटिन काइनेज वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स AKI भी हो सकता है अंडरलाइंग, हमें नहीं पता अभी, तो हम उसको एक्सक्लूड करने के लिए उसके टेस्ट भी करा लेंगे 5 ईयर से बायोकेमिस्ट्री से। है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज का, इट्स नॉट AKI, उसने पहले से बता दिया, अब प्रोग्रेसिवली वर्सन हो रहा है। आई थिंक इट्स बेटर कि हम जो ना बेसिक टेस्ट जो हमने उस टेबल में पढ़े थे ना, जो पेज 416 पे है, जिसका मैंने एक अजीब सा निमोनिक भी बताया था, उसमें हमारे पास यूरिया क्रिएटिनिन है, यूरिया फिर यूरिनालिसिस करना है आपने, प्रोटीन को क्वांटिफाई कर देना है,
यूरिया क्रिएटिनिन करा रहे लेकिन हैं। वो बायोकेमिकल में तो नहीं आएगा ना, यूरिन एनालिसिस नहीं कराना, इसमें सिर्फ जो ब्लड टेस्ट हैं केमिस्ट्री वाले वो कराने हैं, हाँ जैसे यूरिया एंड क्रेटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, पीटीएच है, एल्ब्यूमिन है, ये वाली चीजें आप करवानी है, मतलब लिपिड ग्लूकोज जो ब्लड के टेस्ट हैं सारे वो बताने हैं। Yeah. Sorry, I was laughing in the middle because Poombal has sent that really weird mnemonic. Yeah. ठीक है, इट्स अबे ओ पूजा आई लव यू फॉर यू, और इसके अंदर हमने यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स कह दिया, एल्ब्यूमिन टेस्ट कर लिया, फुल ब्लड काउंट, लिपिड्स देख लें, ग्लूकोज देख लें। ठीक है, तो ये आई थिंक इट्स सफिशिएंट कि इतने सारे टेस्ट हम लिस्ट कर लें। फिर व्हाट आर द जनरल इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस, अभी हमने इसका टेबल पढ़ा है, ये फिर भी मैं बुक से खोल के एसिडोसिस था, हाइपरकैलेमिया था, फ्लूइड ओवरलोड था, उसके अलावा रिलेटिव में वैसे ही उसका मतलब अगर हाइपरफॉस्फेटेमिया है जो फॉस्फेट बाइंडर से ठीक नहीं हो रहा, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, वो था। ठीक है, और साथ में यूरीमिक सिंड्रोम हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी जो सही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो हमारे पास वो हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, पल्मोनरी एडीमा वगैरह, और हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस में दोनों नहीं ठीक हो रहे मेडिकेशन से, यूरीमिक सिंड्रोम हो रहा है बहुत, ये यूनीमिया बहुत ज्यादा हो गया, फिर जो एनीमिया जो है वो भी ट्रीट नहीं हो पा रहा है, या हाइपरफॉस्फेटेमिया भी ट्रीट नहीं हो पा रहा है। ये सारी होगी इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। ठीक हो गया ना? हाँ, तुम लोग ये निमोनिक डिस्कस कर रहे हो, इट्स अ वेरी सिली वन। ठीक है, तो it doesn't matter whichever version of it you like. Oops, मैंने इसका आंसर क्यों दिखाया? I mean, all right. Let's do this one. A middle-aged man suffering for hypertension for many years. He has been irregular in his treatment. For the last 6 months, he has been feeling weak, developed yellow skin discoloration. HB उसका 7 है, BUN उसका 70 है, creatinine उसका 7 है. तो these both are raised, और HB उसका कम है. तो what is the diagnosis? हाँ जी, chronic kidney disease. ठीक है, फैक्टर्स दैट कॉज एनीमिया इन दिस कंडीशन। अब हमने वो जो टेबल किया था जिसमें हमने 5 फैक्टर्स किए थे दैट कॉज एनीमिया, तो ये मुझे लो जान ईपीओ था, यूरेमिक टॉक्सिन से जो बोन मैरो को स्ट्रेस कर देंगे, उसके अलावा सर्वाइवल भी कम हो जाता है, लॉस भी ज्यादा हो जाता है, और डाइट में वैसे ही आयरन कम भी हो रहा होता है, और दूसरा अब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन भी कम हो रही होती है। ठीक है ना, जबरदस्त। अच्छा, अब रिवर्सिबल फैक्टर्स क्या हैं इस कंडीशन में? क्रॉनिक किडनी डिजीज की कंडीशन में रिवर्सिबल फैक्टर्स क्या हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं? कैल्शियम, जो लो कैल्शियम है उसको कर सकते हैं। सब कंट्रोल कर सकते हैं। ये गो अहेड, हाँ बताएं। लो कैल्शियम को ट्रीट कर सकते हैं, एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो इट्स नॉट परमानेंट, उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। और देखो हाइपरटेंशन, अच्छा आपने कह दिया शायद हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं, और बस ना पहले क्वेश्चन स्टेम वाली चीजें लिख दिया करें, फिर जनरल लिख दिया करें। तो यहाँ टॉप से स्टार्ट करते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे ACE-ARB से, उसके अलावा इसके HB को ट्रीट करेंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे, एरिथ्रोपोएटिन देंगे, फिर इसका यूरिया क्रिएटिनिन जो खराब हुआ हुआ है उसको हमने उसकी मतलब जैसे यूरिया के लिए हम उसकी प्रोटीन की डाइट के अंदर उसको एक्सेसिव प्रोटीन से मना कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप हाइपरलिपिडीमिया की बात कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस सब की बात कर सकते हो जनरल। ठीक है, तो आई थिंक दिस एडिक्वेटली ये क्वेश्चन जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। देयर इज वन मोर क्वेश्चन शायद। enlist complications of chronic renal failure with brief description of each. अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हमारे पास। अच्छा, 50-year-old male patient, known diabetic, hypertensive for 12 years, presented to you complaints of facial puffiness, pedal edema, sallow complexion. He also complains of external dyspnea. On examination, his blood pressure is 160/100, pulse 90, temperature 98.7, respiratory rate 22. GP shows pallor and generalized anasarca. Lab shows anemia. HB उसका 7.8 है, TLC 6,800, platelets 149,000.
creatinine 8.5, BUN 92, both are raised. ठीक है. Ultrasound shows grade, I have no idea what this means, parenchymal changes. grade 3 लिखा हुआ है. Grade 3 parenchymal changes. Okay. What is your diagnosis? Give 4 indications of dialysis and what are the complications of this disease? हाँ जी, diagnosis क्या है आपका? CKD है. ठीक है ना. फिर we're gonna give 4 indications of dialysis और ये दोबारा रिपीट कर दे, हमने ऊपर भी डिस्कस किया. फ्लूइड ओवरलोड था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस एंड एनकैप था, और लास्टली था कि जो एनीमिया ट्रीटमेंट. इससे वैसे 4 पूछे हैं तो 4 तो हो ही गई हैं. हाँ, यूरेमिक जो पेरिकार्डाइटिस और एनकैफ है ना, वो एक्यूट कंडीशन में ज्यादा कंसीडर किया जाता है. इसमें यूरेमिक सिंड्रोम लिख दे तो बेहतर है. ठीक है. परफेक्ट हो गया. अच्छा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड Anemia, एनीमिया, Renal रीनल osteopathy, डिस्ट्रॉफी, बोन डिजीज, वो सारा, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस. फिर इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स. ठीक है. pericarditis, CCS. पेरिकार्डाइटिस, बिल्कुल परफेक्ट. सर मेरी बुक में इसका आंसर लिखा हुआ हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी. Should we consider it hypertensive nephropathy? मतलब it is hypertensive nephropathy, that's why it is leading to Yes, eventually. chronic kidney disease. ठीक है. तो इन्होंने हमें ये जो सारे इसके सिम्टम्स आ रहे हैं ना, क्लिनिकल फीचर्स, ये CKD वाले हैं. वो क्रॉनिकली उसको डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, इसकी एज भी देखो 50 है. ठीक है. और इसके जो फेशियल पफिनेस, पीरियल डीमा, ये वो, मतलब इसकी किडनीज खराब होने की तरफ जा रही हैं. देन देव शोन अस द क्रिएटिनिन यूरिया इज आल्सो रेज्ड. फिर उसका HB भी कम हो गया है. तो इट मींस क्रॉनिक किडनी डिजीज की इसमें तो ये एनीमिया और ये सब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो गई हैं. तो इट मे बी ड्यू टू हाइपरटेंशन, इट मे बी ड्यू टू डायबिटीज, को दोनों उसके कॉजेज हैं. तो लेकिन आई थिंक क्रॉनिक किडनी डिजीज इज अ बेटर आंसर फॉर दिस. समटाइम्स ना पास्ट पेपर्स में उन्होंने अपनी मर्जी लिखी होती है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मे बी दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. दिस इज लाइक द टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है और फिर आप इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देख के ना आप परेशान हो जाते हो कि ये क्यों मुझे बताया है कि इसके TLC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, व्हाट डज इट मीन. तो दीज आर